उसकी मां के मरने के बाद उसे अपने ही परिवार में एक नौकर बना दिया गया, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग करेगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के डेली एपिसोड आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि सॉर्ड डोमेन की धरती में सॉर्ड एनर्जी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिस वजह से इस जगह को सॉर्ड्स मेन की जन्नत भी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट में 7 सॉर्ड रियल्म है, जिनके नाम सॉर्ड माइंड, सॉर्ड बॉडी, सॉर्ड सोल, सॉर्ड पैलेस, सॉर्ड व्हील, सॉर्ड आर्ट और सॉर्ड डोमेन है। मार्शल आर्टिस्ट जो सॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो सॉर्ड रियल्म के सभी 7 रियल्म को पार करके इमोर्टल बन सकते हैं। इस सॉर्ड डोमेन की दुनिया में 10 लेजेंडरी सॉर्ड मौजूद है, जिनके नाम रेनबो, ताओ शेन, आइस फ्रोस्ट, स्टार फायर, माउंटेन सरप्रेसर, विंड चेसर, साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट, डार्क किरीन और ब्लड गोल है। ये सभी सोर्स एलिमेंटल की अल्टीमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से सभी 10 सॉर्ड के एलिमेंट्स अलग अलग है। रेनबो का एलिमेंट मेटल है, ताओ शेन का वुड, आइस फ्रोस्ट का वाटर, स्टार फायर का फायर, माउंटेन सरप्रेसर का अर्थ, विंड चेसर का विंड, साइलेंट थंडर का इलेक्ट्रिसिटी, क्रिस्टल लाइट का लाइट, डार्क किरीन का डार्कनेस और ब्लड गोल्ड सॉर्ड का एलिमेंट ब्लड है। वक्त गुजरता गया और अब इस कॉन्टिनेंट में ग्रेट पावर के सिर्फ 5 कबीले ही बचे हैं, जिनके पास से लेजेंडरी सॉर्ड्स हैं। सेंट्रल डोमेन के सॉर्ड सेट के पास 3 लेजेंडरी सॉर्ड है। ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली के पास माउंटेन सरप्रेसर सॉर्ड, साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फायर, नॉर्थ डोमेन की लो फैमिली के पास आइस फ्रोस्ट सॉर्ड और लू फैमिली के पास लेजेंडरी रेनबो सॉर्ड है, जिस वजह से वो वेस्ट डोमेन पर राज करते हैं। आज वेस्टर्न डोमेन की लू फैमिली के पेट्रियार्क ने सारे सॉर्ड रियल्म को पार कर लिया है। उनका नाम लू शेन टोंग है। पूरे सॉर्ड डोमेन में ऐसे बहुत कम सॉर्ड मास्टर्स हैं जिसने सारे सॉर्ड रियल्म को पार किया हो। हम लू शेन को देखते हैं, वो अपनी वाइफ फेंग किंग शी को याद करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? 18 साल कैसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो हमारा बेटा काफी बड़ा और जवान हो गया होगा। लू फैमिली का मेंबर लू सिमिंग वहाँ आता है। लू शेन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थ डोमेन की हेशान सिटी में फेंग फैमिली के पास जाओ। वहाँ जाकर फेंग किंग शी नाम की औरत को ढूंढो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे और उसके बच्चे को हमारी ज्वांतियान सिटी में लेकर आओ। ये सुनकर सिमिंग किसी सोच में पड़ जाता है। लू शेन उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। फेंग किंग शी मेरी वाइफ है और उसका बेटा मेरा खून है, इसीलिए उन दोनों को सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आओ, भले ही इसमें तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। लू शेन सिमिंग को एक जेट पेंडेंट देता है। वो कहता है कि जब तुम उसे ये पेंडेंट दिखाओगे तभी वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। फिर हम हेशान सिटी में लू यांग को देखते हैं, जो फेंग किंग शी और लू शेन का बेटा होता है। वो वहाँ झाड़ू लगा रहा था। वहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट्स को सॉर्ड्स के बारे में बता रहा था। उन्हें देखकर लू यांग को अपने बचपन की याद आती है। वो खेलने के लिए कुछ लोगों के पास जाता है, पर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, जिससे लू यांग उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो अपनी मॉम किंग शी के पास जाता है। वो पूछता है कि मेरा सरनेम फेंग की जगह लू क्यों है। ये कहते ही लू यांग बेहोश हो जाता है। किंग शी उसे रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, पर फिर भी उसे होश नहीं आता। किंग शी से दुखी हुई रोने लगती है। किंग शी के डैड फेंग सी युआन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लू यांग को ठीक करने के लिए मैं डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में जाकर इसके लिए मेडिसिन ढूंढ कर लाऊंगा। किंग शी कहती है कि आप फेंग फैमिली के लीडर है, अगर आप इस तरह चले गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा। सी युआन कहते हैं कि मुझे अपने पोते से ज्यादा लीडर की पोजीशन प्यारी नहीं है। मैं अपने पोते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। किंग शी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। सी युआन समर सीजन में मेडिसिन ढूंढने के लिए गए थे। उनके जाने के बाद ऑटम और विंटर सीजन निकल जाता है, मगर वापस लौटकर नहीं आते। लू यांग अभी भी बेहोश था। विंटर में एक दिन किंग शी को चक्कर आने लगते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लू यांग को होश आता है। उसके पास फेंग किंग लियो आते हैं, जो उसे होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसके अंकल थे। लू यांग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वो उसे हक करके किंग शी की डेथ के बारे
बारे में बताते हैं। लू यांग दौड़कर अपनी मोम के मेमोरियल के पास जाता है। वो उस मेमोरियल को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। सी युआन अभी तक वापस नहीं आए थे। इसका फायदा उठाकर फेंग किंग होंग ने फेंग फैमिली के पेट्रिया की पोजीशन को हड़प लिया था। किंग होंग किंग शी के मेमोरियल को वहां से नीचे फेंक देता है और वो लू यांग को मारने लगता है, लेकिन किंग लियू उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं और किंग होंग से कहते हैं कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस इसे जिंदा छोड़ दो। किंग होंग लू यांग को नौकर बना देता है और अपने बेटे के घोड़े को संभालने का काम दे देता है। फिर हम परजेंट में फेंग फैमिली के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ एक मास्टर अपने स्टूडेंट से कहता है कि यह पूरा यूनिवर्स सोर्ड एनर्जी से घिरा हुआ है। जो लोग सोर्ड की सोल को समझ जाते हैं वही सोर्ड की असली ताकत का पता लगा सकते हैं। हमें तब तक अपनी बॉडी में सोर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है जब तक हमारी पूरी बॉडी सोर्ड की तरह डिस्ट्रक्टिव पावर से नहीं बढ़ जाती, तब तक हम सोर्ड बॉडी रियल तक पहुंचने के लायक नहीं बन सकते। अगर तुम 18 साल की उम्र से पहले सोर्ड बॉडी रियल में पहुंच जाते हो तो तुम्हें इस ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें फैमिली की मार्शल आर्ट्स टेक्निक दी जाएगी। उसके बाद से तुम्हें मार्शल आर्ट्स के अलावा किसी दूसरी चीज की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स की हार्ड ट्रेनिंग करके अगले सोर्ड रियल में पहुंच सकते हो। इससे सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। एक स्टूडेंट नेक्स्ट रियल के बारे में पूछता है। मास्टर बताता है कि थर्ड सोर्ड रियल का नाम सोर्ड सोल रियल है। अगर तुम उस रियल में पहुंच जाते हो तो तुम सोर्ड की सोल को जगाने के लायक बन जाते हो। उसकी मदद से तुम दुश्मन के सोर्ड सोल अटैक से बच सकते हो। इससे सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। मास्टर कहता है कि मैं अभी तक इस रियल में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन हमारी फेंग फैमिली के सभी एल्डर्स ने सोर्ड सोल रियल में महारत हासिल कर ली है। अब तुम हमारी फेंग फैमिली का फ्यूचर हो और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम सब भी सोर्ड सोल रियल में जरूर पहुंचोगे। ये सब बातें लू यांग भी सुन रहा था। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब वो अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। किंग लियू कहता है कि जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है उस पर बहुत अटैक होते हैं, इसीलिए फेंग फैमिली में किसी को पता मत चलने देना कि तुम शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गए हो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल फेंग फैमिली में किंग कियू और उनकी बेटी फेंग ली जियान को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि लू यांग शॉर्ट प्रैक्टिस करता है, क्योंकि किंग होंग ने उसे नौकर बना रखा था और वो नहीं चाहता था कि लू यांग एक शॉर्ट मास्टर बने, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर आगे जाकर लू यांग एक अच्छा शॉर्ट मास्टर बन गया तो अपनी मोम की बेइज्जती का बदला लेगा और किंग होंग को मार देगा। ये सब बातें याद करके लू यांग कहता है कि जिस तेजी से मेरी शॉर्ट प्रैक्टिस चल रही है मुझे सोल शॉर्ट रियल में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। फिर हम किंग होंग के दूसरे बेटे को देखते हैं। उसका नाम फेंग ली चू था। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया था। वो कहते हैं कि सेकंड यंग मास्टर अभी सिर्फ 17 साल के हैं और उन्होंने अभी ही शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर ली है। अपनी तारीफ सुनकर ली चू बहुत खुश होता है। ये सब बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि रोज सुबह एक टीचर ली चू को ट्रेनिंग देता है और दोपहर को किंग होंग उसे शॉर्ट के बारे में सिखाता है। इसके अलावा उसे रात में हाई क्वालिटी का टॉनिक पीने के लिए दिया जाता है। वो 17 की उम्र में सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर पाया, फिर भी ये बेवकूफ उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मुझे ये सब चीजें मिल जाती है तो मैं बहुत आगे निकल गया होता। लू यांग ये सब बातें सोच रहा था, तभी ली चू पीछे से आकर लू यांग को वीर से मारने लगता है, मगर लू यांग साइड में होकर बच जाता है। ली चू कहता है कि आजकल तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। मैंने शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर ली है और सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी कामयाबी से खुश नहीं हो, क्योंकि बस तुमने ही मुझे बधाई नहीं दी और मेरी तारीफ नहीं करी। क्या तुम्हें मेरे शॉर्ट बॉडी रियल में जाने से कोई प्रॉब्लम है? वो लू यांग को वीप से मारता है। उसके बाद ली चू हॉर्स कार्ड में बैठ जाता है। लू यांग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि किंग होंग का बेटा था। लू यांग उसे शॉर्ट बॉडी रियल में पर पहुंचने के लिए बधाई देता है। ली चू कहता है कि मार खाने के बाद तुम्हारी अगले ठिकाने आई है, अब मुझे जल्दी से ड्रैगन वैली ले चलो, क्योंकि अब मैं शॉर्ट बॉडी रियल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए मैं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के साथ प्रैक्टिस करूंगा। लू यांग हॉर्स कार्ड को चलाकर ड्रैगन वैली ले जाता है। वहाँ एक नौकर लू यांग से कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ली चू शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया है, वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा। दूसरा नौकर कहता है कि शॉर्ट बॉडी रियल में बॉडी की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अब ली चू की पावर शॉर्ट माइंड रियल से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर
अगर उसने अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मारा तो एक दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि इन जैसे नॉर्मल लोग मेरे जैसे टैलेंटेड जीनियस का दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हम अपनी किस्मत के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों को सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना आता है क्योंकि इन्हें मेरी असलियत नहीं पता है। लेकिन अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो ये मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। लीचू अपनी बहन के पास जाता है, उसका नाम फेंग लीजू था। वो उसे बताता है कि मैंने शॉर्ट बॉडी रियल्म में महारत हासिल कर ली है। लीजू कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है, तुमने हमारे पिता का नाम रोशन कर दिया। लीचू फेंग ली जियान से कहता है कि अब मैं भी शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया हूँ, तो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई कमजोर हूँ। ली जियान कहती है कि तुम फेंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, मैं तुम्हें कमजोर कैसे समझ सकती हूँ। इसके अलावा तुम 17 साल की उम्र में शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गए, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन लीचू को लग रहा था कि वो उसे ताना मार रही है। वो कहता है कि तुमने मुझसे सिर्फ 1 महीने पहले शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल की है, तो इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। ली जियान कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ। इस हिसाब से मैंने तुमसे 1 साल और 1 महीने पहले शॉर्ट बॉडी रियल्म में महारत हासिल कर ली। लीचू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्शल आर्टिस्ट के लिए उनकी उम्र नहीं उनकी ताकत मायने रखती है। और अगर तुम्हें इतना ही अपनी पावर पर भरोसा है तो मुझसे फाइट करके देख लो। ली जियान फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लीचू लीचू से कहती है कि ली जियान कमजोर नहीं है, इसीलिए संभल कर रहना। लीचू कहता है कि मेरे डैड ने खुद मुझे स्वॉर्ड आर्ट सिखाया है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे हरा दूंगा। दोनों फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं। लीचू अपनी स्वॉर्ड फोर्स से ली जियान पर अटैक करता है, वो उसके सारे अटैक से बच जाती है। इससे गुस्सा होकर लीचू डबल स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करता है, लेकिन ली जियान उस अटैक को भी आसानी से रोक देती है। दोनों फाइट करने लगते हैं। लीचू सोचता है कि आखिरकार ये क्या है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ली जियान तेजी से उस पर अटैक करती है, जिससे लीचू के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है। ली जियान अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए पहले ट्रेनिंग करो और उसके बाद मुझसे फाइट करने आना। इससे लीचू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर लू यांग को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन ली जियान उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लीचू कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं लू यांग को आसानी से हरा सकता हूँ, इसीलिए मैं अपना गुस्सा उस पर निकालने जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बधाई नहीं दी थी। अब मैं उसे शॉर्ट बॉडी रियल्म की असली पावर दिखाऊंगा। वैसे भी वो मेरा नौकर है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी जिंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ली जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो लीजू से कहती है कि तुम अपने भाई को रोक क्यों नहीं रही हो, वो उसे जान से मार देगा। लीजू कहती है कि लू यांग मेरे थर्ड ब्रदर का नौकर है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, मैं उसे नहीं रोक सकती। वो लीचू से कहती है कि तुम जो चाहे वो लू यांग के साथ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसे जान से मत मारना वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। लीचू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं उसे अपंग बना दूंगा। लीचू उसे मारने के लिए जाने लगता है तो ली जियान लू यांग को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ से नहीं जाता। वो सोचता है कि मैं अपनी इस ताकत के साथ फेंग फैमिली का सामना नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो ये लोग मुझे ढूंढकर बहुत मारेंगे। वैसे भी मैं पहले से शॉर्ट बॉडी रियल्म में हूँ, मैं इस बेवकूफ के कुछ हमलों को सहन कर लेता हूँ, इसके अटैक से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लीचू लू यांग को लात मारकर दूर गिरा देता है। यह देखकर दूसरे नौकर हंसने लगते हैं। लीचू ली जियान से कहता है कि ध्यान से इसकी तरफ देखो, तुमने मुझे कमजोर समझा, अब मैं इसे मारकर इस बात का बदला लूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके लू यांग पर अटैक करता है, लेकिन वो लेटे लेटे ही उसके सारे अटैक से बच जाता है। इससे लीचू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से उस पर अटैक करता है, मगर वो इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। लीचू कहता है कि मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब तुम किसी को बताए बिना सीक्रेटली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हो। क्या तुम हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो या मुझे मारने के लिए ये सब सीख रहे हो? लू यांग इसका कोई जवाब नहीं देता। लीचू कहता है कि तुम एक नौकर हो जिसका कोई बाप नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फेंग फैमिली से बदला ले सकते हो? यह सुनकर लू यांग को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें सब लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। ये सब याद करके
के लुयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को